हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में एमक्यो फार्मा की लिस्टिंग के बारे में। तो दोस्तों आप सबको पता ही है, कल यानी 10 तारीख को एमक्यो फार्मा आपको बाजार में लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। किस तरीके की लिस्टिंग हो सकती है, इसी के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो जिनको भी मिला उन सबको कंग्रेचुलेशन्स। ये बात ध्यान रखिएगा, आपको ये जो शेयर मिला है वो कितने का मिला है, 1008 रुपीज़ का एक शेयर मिला है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, 1008 का आपको एक शेयर मिला है। कितने शेयर्स मिले, जैसे मैंने आपको कल बताया था, जिस कैटेगरी में आपने लगाया उस हिसाब से आपको शेयर्स मिल गए होंगे। अगर आपने रिटेल में लगाया तो 14 शेयर आपको मिले होंगे। देखिए, लिस्टिंग जब भी होती है किसी आईपीओ की, तो उसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी रहती है। तो उन्हीं फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो पहला फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो खुद इशू होता है। ये देखना होता है कि दोस्तों जो इशू था वो किस प्रकार का था। तो ये दोस्तों जो इशू था वो क्या था, पहला तो फ्रेश इशू और दूसरा ऑफर फॉर सेल, दोनों था। राइट, ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू नहीं था, फिर पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल नहीं था। 800 करोड़ का फ्रेश इशू था, वो बड़ा जो पोर्शन था वो ऑफर फॉर सेल का आपको देखने को मिला। इसका मतलब क्या है, ऑफर फॉर सेल का मतलब, जिनको नहीं पता है, ये जो पैसा है वो बेसिकली कंपनी के इन्वेस्टर्स के पास जाएगा। किनके पास जाएगा, कंपनी के इन्वेस्टर्स के पास। और कंपनी के इन्वेस्टर्स के पास जाएगा तो उसका मतलब क्या है कि कंपनी में पैसा यूज़ नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो फ्रेश इशू वाला पैसा है दोस्तों, ये आपको कंपनी यूज़ करती हुई नजर आएगी, करीबन 800 करोड़। कहाँ पे कंपनी यूज़ करेगी, तो कंपनी ने कहा है कि वो रीपेमेंट करेगी सर्टेन बोरोइंग्स का, या फिर मैं कह सकता हूँ कंपनी अपने कर्ज को यानी डेट को कम करती हुई नजर आएगी। और दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है। सो सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपनी अपने डेट रिडक्शन के ऊपर दोस्तों इस पैसे का यूज़ करेगी। ये सबसे पहली बात निकल के आती है। अब दूसरी बात दोस्तों जो निकल कर आती है वो क्या है, वो है दोस्तों सब्सक्रिप्शन। और किसका सब्सक्रिप्शन, क्यूआईबीज का। देखिए, जिस तरीके से क्यूआईबीज ने इस इशू में पैसा लगाया, 191 टाइम्स दोस्तों क्यूआईबी ने इस इशू को भरा है। 191 टाइम्स का मतलब कितना होता है, 74,278 करोड़। और मैंने आपको बताया है कि इतना पैसा सिर्फ एक इशू में और ज़्यादा आया था, उसका नाम था टाटा टेक्नोलॉजीज। और सेकंड मोस्ट सब्सक्राइब्ड इशू कौन सा हो चुका है, सेकंड मोस्ट सब्सक्राइब्ड इशू बाय क्यूआईबीज हो चुका है, बिल्कुल, एमक्योर फार्मा। तो एमक्यो फार्मा के अंदर हम कह सकते हैं, अगर आप पैसों की बात करें तो पैसों की तो बारिश हुई है। इतना पैसा इस इश्यू के अंदर निकल कर आया। अब ज़्यादा पैसा आने का मतलब क्या है, उस आईपीओ को लेकर डिमांड अच्छी है, उस आईपीओ को लेकर लोगों के बीच में रुझान अच्छा है। स्पेसिफिकली क्यूआईबीज के बीच में बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है उस इशू के प्रति। इसीलिए तो इतना पैसा आता हुआ नजर आया, अदरवाइज नहीं आता, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर क्यूआईबीज ने इतना पैसा लगाया है तो एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि लिस्टिंग के बाद क्यूआईबीज की बाइंग आनी चाहिए। क्योंकि जब इतना पैसा आ रहा है तो उसके बावजूद भी अगर क्यूआईबीज की बाइंग नहीं आती है तो फिर अपने आप में वो थोड़ा सा चौंकाने वाला बात हो जाता है। राइट, बाकी जो पोर्शन था, जैसे कि अगर हम बात करें एचएनआईज का, तो वो अच्छा सब्सक्राइब हुआ, ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ रुपीस के आसपास डाला गया। और रिटेल कैटेगरी ने ऑलमोस्ट इस इशू में 5 करोड़ के आसपास डाला। एम्प्लॉयज़ कैटेगरी ने भी ऑलमोस्ट 96 करोड़ रुपीस डाले। और कुल मिलाकर 1 लाख से बस 7,000 करोड़ कुछ कम हमको देखने को मिला। इतना पैसा बेसिकली इस इशू में आता हुआ नजर आया। तो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा शानदार सब्सक्रिप्शन जो है वो बेसिकली आपको देखने को मिल गया इस इशू के अंदर। तो दो बातें तो हमारे सामने अब क्लियर हो चुकी है। अब तीसरी बात दोस्तों जो है वो खुद कंपनी को लेकर है, और वो है दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स। देखिए, कंपनी की ग्रोथ तो हमको देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करता हूँ रेवेन्यू वाइज, तो कंपनी आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे कि कंपनी का रेवेन्यू 2022 में ऑलमोस्ट 5,918 करोड़ था, अब वो 6,715 करोड़ के आसपास पहुंच गया। राइट, यहीं अगर आप देखेंगे इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट इससे प्रीवियस ईयर में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 6,031 करोड़ का था। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर आपने ऑलमोस्ट 11% का इंक्रीज देखा। हाँ, चिंता वाली बात है दोस्तों कंपनी का मुनाफा, क्योंकि वहाँ पर हमको इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 702 करोड़, 561 करोड़, 527 करोड़। तो प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी का डिक्लाइन देखने को मिला, यानी इस पीरियड में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट दोस्तों 6% तक डिक्लाइन कर गया। तो यहाँ पर कंपनी को काम करने वाली जरूरत है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को लगातार इंक्रीज करे। अब कंपनी की बोरोइंग देखिए, कंपनी के ऊपर दोस्तों बोरोइंग है ऑलमोस्ट 2091 करोड़ की। और जैसे मैंने कहा, जो 800 करोड़ है इसमें मेजर जो पैसा है वो कहाँ पर जाएगा, वो बेसिकली इस बोरोइंग यानी इस डेट को कम करने पर जाएगा। कंपनी के पास रिजर्व्स है 2,000 करोड़ से ऊपर के, ऑलमोस्ट 2,700 करोड़ के। बट कंपनी इन पैसों का यूजेज करेगी कहाँ पर, अपने डेट रिडक्शन में। अब कंपनी के कुछ इंडिकेटर्स देखते हैं, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखिए 16.90% है। ये बात ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ अगर 15% से ऊपर है, भले वो रिटर्न ऑन इक्विटी हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो, तो उनको अच्छा माना जाता है। 20% बहुत अच्छा, 25% बहुत ही शानदार। राइट, तो 15% से ऊपर है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 17% के आसपास, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 19.37, ये भी बढ़िया है। डेट टू इक्विटी कंपनी का दोस्तों 0.67 का है, 1 से नीचे अच्छा माना जाता है। हाँ, 0.5 से नीचे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अपने आप में दोस्तों यहाँ पर भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है।
वैल्यूएशंस। अब दोस्तों जो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, बात ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट 36 के प्राइस ट्रेंडिंग पर लेकर आ रही है। अब अगर मैं इस कंपनी को इसके पीओ से कंपेयर करता हूँ, अब ये बात ध्यान रखिएगा, हर फार्मा कंपनी अपने आप से अलग है, बट जो फार्मा के अंदर जो वैल्यूएशन दिखते हैं, जैसे कि अगर आप डॉक्टर रेड्डीज को देखेंगे तो मात्र 18 की पी पे अवेलेबल है, सिप्ला 30 की पी पे अवेलेबल है, अल्केम लेबोरेटरीज ऑलमोस्ट 33 के प्राइस ट्रेंडिंग पे अवेलेबल है, वहीं टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स ऑलमोस्ट 57 के प्राइस ट्रेंडिंग पे अवेलेबल है, मैनकाइंड 45 के पी पे अवेलेबल है, अबॉट इंडिया 47 के पी पे अवेलेबल है, और जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स ऑलमोस्ट दोस्तों 50 के प्राइस ट्रेंडिंग पे अवेलेबल है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, हर जो फार्मा कंपनी है वो अपने आप से अलग है, राइट। हर कंपनी अलग काम करती है, हर कंपनी को हम एक जैसा देख नहीं सकते, राइट। तो वैल्यूएशंस ऐसा नहीं कि हम हर कंपनी को अपने आप से मैच कर सके कि हाँ भैया ये कंपनी ऐसी है तो ये कंपनी ऐसी है। हर कंपनी से मैंने कहा अपने आप में अलग है, तो वैल्यूएशंस को मैच करना अपने आप में देखिए एक सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी। लेकिन हाँ, कंपनी के बारे में अगर आपको कुछ अच्छी बातें बताता हूँ या फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको समझ में आनी चाहिए, वो क्या है, वो दोस्तों पहली बात तो जो नज़र आती है कि जो कंपनी का फोकस है वुमेन हेल्थ केयर पे, ये बात ध्यान रखिएगा, जो कंपनी का फोकस है वुमेन हेल्थ केयर पे वो अपने आप में बहुत शानदार है। मतलब इनकी लीडरशिप है इस पूरे सेगमेंट के अंदर, क्योंकि जो कंपनी की गायनेकोलॉजी और एचआईवी सेगमेंट के अंदर मार्केट शेयर है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आपको देखने को मिल जाता है। दूसरी बात, कंपनी का जो प्रेजेंस है वो कार्डियोवास्कुलर, एंटी इफेक्टिव्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, इन सब के अंदर आपको बहुत बड़ा देखने को मिल जाएगा। कंपनी लगातार दोस्तों जो वैक्सीन्स है, जैसे mRNA वैक्सीन्स है, उन सब के ऊपर काम कर रही है। कंपनी चाहती है कि किस तरीके से और यहाँ पर जो कैपेक्स है उसको इंक्रीज़ किया जाए। मतलब कंपनी मानती है कि उन्होंने इतना कैपेसिटी बिल्ड ऑलरेडी कर दिया है कि जो कैपेक्स की अभी बहुत नीड है वो हमको देखने को नहीं मिलेगी, ये कंपनी मान के चलती है। तो ये कुछ पॉजिटिव बातें हैं जो नो डाउट देखिए मार्केट देखता है, क्योंकि आपको बताना चाहिए कि देखिए बाजार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है उस सेगमेंट में क्या कर रही है। लेकिन जिस सेगमेंट में काम कर रही है वो अपने आप में शानदार है और ग्रोथ भी सिग्निफिकेंट देखने को मिली। इसलिए मैंने कहा जो वुमेन हेल्थ केयर जिसकी हम बात करते हैं उसमें कंपनी का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये सब तो देखिए चीज़ें पर बात हो गई, ये सब पॉइंट्स पे बात हो गई, लेकिन अब बात करते हैं स्पेसिफिकली लिस्टिंग पे, कितने पर लिस्टिंग हो सकती है। अभी नो डाउट थोड़ा सा शॉकिंग आपको लगेगा, बट होता क्या है आजकल कि जैसे जैसे अलॉटमेंट की डेट पास आती है वैसे दोस्तों ग्रे मार्केट डिक्लाइन करना शुरू कर जाती है। अब ग्रे मार्केट दोस्तों ऑलमोस्ट 340 रुपीज़ के आसपास आ चुकी है, यानी 33.73%। ग्रे मार्केट में कल भी गिरावट देखने को मिली, ऑलमोस्ट 365 रुपये था, उससे 36% पर, मतलब 36% पर आ गई थी ग्रे मार्केट, जो पहले 390 रुपीज़ तक ट्रेड कर रही थी। तो ये बात सही कि देखिए ग्रे मार्केट में तो फॉल देखने को मिल रहा है, और ऐसा नहीं कि इसकी अकेले की ग्रे मार्केट में, बंसल वायर्स की ग्रे मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बट ये बात सही है मेरे हिसाब से, देखिए कि हो सकता है कि देखिए लिस्टिंग हमको 25 से 35% की रेंज के बीच में देखने को मिले। बट अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो ये कंपनी बढ़िया है। देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको वापस से बता देता हूँ, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, कोई भी डिसीजन लेने से पहले वापस से आपको क्लियर कर देता हूँ। बट मुझे लगता है कि ये 25 से 35% की रेंज में लिस्ट होगा। तो लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? सो देखिए जो ग्रे मार्केट है वो करीबन 340 रुपये 1008 का आपका प्राइस बैंड है। ग्रे मार्केट तो कह रही है 1348 पे लिस्ट हो सकता है करंटली। हो सकता है कि देखिए ग्रे मार्केट में यहाँ से तेज़ी भी आ जाए, हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट भी आ जाए। मेरे हिसाब से दोस्तों जो लिस्टिंग है वो करीबन 1300 से 1400 के बीच में होगी। 1300 लोएस्ट रेंज है, मतलब मुझे लगता नहीं कि 1300 से नीचे जाकर ही कहीं लिस्ट होगा, क्योंकि इतना पैसा आता हुआ नजर आया। इसके कारण अगर लिस्टिंग पे कुछ भी असर नहीं पड़ा तो अपने आप में बहुत अजीब सी बात है। और मेरे हिसाब से उसके बाद दोस्तों 1400 एक आप कह सकते हैं यहाँ पर अपर मीडियम, मतलब मेरे हिसाब से देखिए सिंपल सी बात जो मुझे लगता है कि अपर एंड 1400 क्यों हो सकता है, रीज़न सिंपल है, वैल्यूएशन ऐसा नहीं कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा छोड़ रखी है, तो इसलिए 1400 मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर अपर एंड हो सकता है एंड 1300 लोअर एंड हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक के बीच में कहीं भी लिस्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखते होता क्या है कल, बट हाँ इतना मेरे हिसाब से लिस्टिंग होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। डेफिनेटली सिंपल सी बात है, देखिए कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं थी, बाय सेल के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट आप लोग जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।